नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हम अपना मोशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने मोशन के चैप्टर के अंदर अभी तक क्या है, हमने पढ़ा था कि हमारा जो फर्स्ट डायमेंशन मोशन है वो किस तरह का होता है। फर्स्ट डायमेंशन मोशन ही अभी तक हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट डायमेंशन मोशन में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनके हमने कुछ न्यूमेरिकल भी करके देखे हैं, कि हमने क्वेश्चन करके देखे हैं कि प्रीवियस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और किस तरह से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं अब तक के सिलेबस में जितना भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज का जो हमने लास्ट में किया था वो किया था हमने इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर गति के समीकरण, है ना। याद होगा आपको कि हमने गति के समीकरण जो है लास्ट में हमने तीन इक्वेशन पढ़ी थी। तीनों इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as प्लस v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। ठीक है, तीन इक्वेशन थी। तीनों की तीनों इक्वेशन क्या है? बड़े ही सरल सी इक्वेशन है, तीनों की तीनों याद रखनी है हमें। ठीक है, इन्हीं के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे इसी इक्वेशन के ऊपर, जो कि किस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो बन रहा था। अभी हम जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम करेंगे अपना स्टार्ट ग्राफ्स के बारे में, कि जो हमारे पास ग्राफ्स हैं वो किस तरह के बनते हैं। ग्राफ ऑफ मोशन या गति के ग्राफ, है ना। नेक्स्ट हमारा रहेगा ग्राफ ऑफ मोशन। ठीक है, ग्राफ ऑफ मोशन। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम गति के ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ऑफ मोशन या फिर गति के ग्राफ, है ना। देखिए, ग्राफ ऑफ मोशन या फिर गति के ग्राफ से हमारा तात्पर्य क्या है कि हमारा जो मोशन है वो, जब भी कोई गाड़ी कोई मोशन करती है तो मेनली उसके अंदर क्या क्या होता है? डिस्टेंस होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है, कुछ उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है, उसका चेंज इन डिस्टेंस होता है, समय होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है ना। जब भी हम मोशन पढ़ेंगे किसी भी मोशन को, मान लीजिए कोई भी चीज मोशन में है, इसका मतलब मोशन में है तो उसका क्या क्या उसके अंदर बदलाव हो रहे हैं। एक, कि उसकी कुछ आरंभिक वेलोसिटी होगी या आरंभिक उसकी कुछ ना कुछ गति होगी। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ फाइनल होगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी होगी। जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है तो इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस है कुछ ना कुछ उसके अंदर भी चेंजेज आएगा, कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। ठीक है, या फिर उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, यही चीजें बदलेंगी। इन्हीं के ऊपर हमें ग्राफ्स पे स्टडी करनी है कि हमारे पास किस किस तरह का ग्राफ बन सकता है और किस किस तरह का इसका ग्राफ होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ मोशन या फिर गति के ग्राफ। तो देखिए, हमारे पास पहला जो ग्राफ है वो किस 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 के बीच में बन सकता है। पहला ग्राफ जो है हमारा किस किस के बीच में बन सकता है, वो किस किस के बीच में हो सकता है? ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, है ना। ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस, ठीक है, एंड टाइम। ठीक है, एक इस तरह का हमारे पास ग्राफ बन सकता है। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्राफ किस किस के बीच में? दूरी और समय के बीच में, दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ बनेगा, एक इस तरह का ग्राफ हो सकता है। नंबर एक ग्राफ ये हो सकता है हमारे पास। दूसरा किस तरह का ग्राफ हो सकता है हमारे पास? ग्राफ बिटवीन, बताइए, वेलोसिटी एंड टाइम। एक इस तरह का ग्राफ हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तीसरा ग्राफ हमारे पास किस तरह का हो सकता है? ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड
टाइम। तीन तरह के हमारे पास ग्राफ होते हैं। जो ग्राफ होते हैं मोशन के वो किस किस तरह के होते हैं? एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ, एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ, एक वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, है ना। अब सोचिए कि डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब कोई ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ किसका होगा? किसका होगा? डिस्टेंस और टाइम किसके बीच में रिलेशन बताते हैं? स्पीड के बीच में। तो किसका होगा? स्पीड का, चाल का। ठीक है। जब डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा वो किसका होगा? स्पीड का। जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा वो किसका होगा? वेलोसिटी का। विस्थापन का, इसी का होगा ना, वेलोसिटी या फिर विस्थापन का। जब वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ होगा, ये हमें किसके बारे में बताएगा? ये बताएगा हमें एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में या फिर त्वरण के बारे में, है ना। यही तो बताएगा ये। समझ में आएगी बात? तो हमारे पास जो ग्राफ ऑफ मोशन है वो कितने ग्राफ है हमारे पास? तीन तरह के ग्राफ है हमारे पास। एक ग्राफ किस किस के बीच में हो गया? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो हमें किसके बारे में बताता है? वो हमें बताता है स्पीड के बारे में। एक हो गया ग्राफ हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के बीच में। जो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है हमें किसके बारे में बताएगा? एक्सेलरेशन के बारे में। एक हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ है हमें किसके बारे में बताएगा? वेलोसिटी के बारे में, है ना। यही तो पढ़ते आए थे हमने जो इससे पिछली क्लास की थी उसके अंदर स्पीड किसके इक्वल होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही तो होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, है ना। स्पीड क्या होती है हमारे पास? स्पीड क्या होती है? दूरी बटे समय, क्या हो गई? चाल। ठीक है। विस्थापन किसके बराबर होता है? विस्थापन सॉरी वेग, ये गलत लिख दिया मैंने, वेलोसिटी मतलब वेग। वेग किसके बराबर होता है? विस्थापन बटे समय, है ना। विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय क्या होगा? वेग होगा। ठीक है। हमारे पास ये क्या रहेगा? एक्सेलरेशन, त्वरण किसके बराबर होता है? वेग बटे समय। समझ में आ गई बात? ये क्या बताएगा हमें? ये हमारे पास तीन तरह के ग्राफ है। ठीक है। समझ में आ गई बात? अब ये किस तरह से होते हैं ग्राफ? मान लीजिए मैं बात करता हूं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के। किस तरह ग्राफ बन सकता है हमारे पास? ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका टाइम। ठीक है। तो किस तरह का ग्राफ बन सकता है? या तो बन सकता है ऐसा ग्राफ, ठीक है, या बन सकता है ऐसे ग्राफ, कोई भी ग्राफ आ सकता है। ठीक है। सीधी रेखा में एक ग्राफ बन गया। ठीक है। इस तरह से तो होते हैं ग्राफ। किस तरह से होते हैं? इसी तरह से तो होते हैं ग्राफ। ठीक है। ये ऐसे ही तो ग्राफ होते हैं, है ना। किसी भी तरह का हो सकता है। यही ऐसे ऐसे ग्राफ ही तो बनते हैं, है ना। जैसे कि इस तरफ क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, नीचे क्या होगा? टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया। किसी भी तरह के इस तरह के क्या है हमारे पास ग्राफ होंगे, है ना। उसे में पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि ऐसा करके ग्राफ दे दिया कि बताइए ये जो ग्राफ है ये किस किस के बीच में ग्राफ है, तो आप क्या बताओगे कि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। जो ये ग्राफ है हमें किसका मान देता है? ये हमें देता है एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। ठीक है। वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ये ग्राफ है हमें किसके बारे में बताता है? एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। ठीक है। पूछ सकता है कि जो ये ग्राफ है इसके अंदर बताइए वेलोसिटी कैसी है, तो वेलोसिटी कैसी है? सीधी जा रही है एक रेखा में, तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। v इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्थिर है।
वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, इसमें बताइए कि ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है जी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, अब बताइए इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, बताइए इसके अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक ही रेखा में जा रहा है, ठीक है ना, सिर्फ टाइम टाइम बढ़ रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, यही तो बताता है सब कुछ। इस तरह से पूछा जाएगा आपसे पेपर में क्वेश्चन, है ना। जब इसके क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके। समझ में आ गया अभी तक के लिए, क्या चीज समझ में आ गई आपको, है ना। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अभी क्या है, जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, या फिर रेलवे के एग्जाम के लिए इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, किसी न किसी सेट में पक्का मिलेगा। ठीक है, किसी न किसी एक सेट में पक्का क्वेश्चन मिलता है ग्राफ ऑफ मोशन के ऊपर, कि जो ग्राफ है वो दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा बताइए इन दोनों में से कौन सा किसके लिए ये ग्राफ है, किसका मान बताता है, या इनमें से किसका मान सही बताता है, ठीक है, या फिर इनमें से ये किसके लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा जो हमें करना होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, देख लीजिए इसको एक बार, समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा इसका। चलो एक दो क्वेश्चन हम करके भी देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं किस तरह से आएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ दे दिया है, ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास दे दिया है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के बारे में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बारे में ये ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे दिया है हमें। अब मान लीजिए ऐसे करके एक सीधी रेखा दे दी है इसके बीच में, ठीक है, एक सीधी रेखा दे दी है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है बताइए डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन के बारे में पूछ लिया बताओ, और वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में बताओ। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में पूछ लिया। अब मान लीजिए इसके चार ऑप्शन दे दिए इन्होंने, एक दे दिया कि डायरेक्शन नेगेटिव होगी, ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक ऑप्शन ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपके पास पॉजिटिव होगी, ठीक है, डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तीसरा दे दिया कि नो डायरेक्शन, ठीक है, और वेलोसिटी इंक्रीज। ठीक है, और तीसरा दे दिया मतलब चौथा दे दिया इसका ऑप्शन कि डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, एक ये ग्राफ दे दिया, इसके चार ऑप्शन दे दिए, पूछा है कि डायरेक्शन और वेलोसिटी के बारे में बताओ। ठीक है, पहला बता दिया कि जो डायरेक्शन है पॉजिटिव है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा दे दिया कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है और वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। तीसरे में बता दिया कि कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, ठीक है, और ये क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। चौथे में बता दिया
कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है ना, ये दे दिया। अब देखिए, अब इनमें से कौन सा बन सकता है इसका, ये आपको दे दिया है, एक ग्राफ दे दिया है, इनमें से कौन सा आंसर बन सकता है। अब देखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है। जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है, इसका मतलब किसके बारे में बता रहा है, वो वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। और हमने बता था कि जो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है, और कोई ना कोई उसका क्या होगा, मान होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो थर्ड ऑप्शन है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें नो डायरेक्शन लिख रखी। डायरेक्शन होगी, कुछ भी होगी, डायरेक्शन जरूर होगी उसकी, ठीक है। अब पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी वो देखते हैं। अब जब भी मान लीजिए ये ग्राफ क्या है, इस तरह से बनेगा, ये क्या है, थीटा, यहां पे देखिए ये क्या है, थीटा, अब यहां पे देखिए ये क्या है, थीटा। जब भी जो थीटा है इस तरफ बनेगा, थीटा क्या है, इस तरफ बनेगा, ठीक है। जब भी थीटा क्या है, मतलब जब भी एंगल क्या है, इस साइड में बनेगा, इस हाथ पे बनेगा एंगल, ठीक है। या रेखा जब भी कैसी होगी, इस तरह से जब भी एंगल बनेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, उस टाइम पे डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्या है, एंगल इस साइड में होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए क्या है, स्पीड और टाइम के बीच में जो ग्राफ है एक सीधी लाइन में जा रहा है, ये थीटा क्या है, सेम है, ये भी थीटा क्या है, सेम है, ये भी थीटा क्या है, सेम है, क्योंकि सीधी लाइन है, थीटा तो सारा का सारा सेम ही है ना। अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा, क्या होगी, पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी, है ना। अब देखिए नेगेटिव कब होती है, ठीक है, नेगेटिव कब होती है। अब मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है इस तरह से ना आके ये होता ऐसे, एस और टी के बीच में, बताइए। अब देखिए थीटा क्या है, ऐसे है, थीटा किस हाथ पे बन रहा है, इस हाथ पे बन रहा है, इधर वाली साइड में बन रहा है। यहां पे देखिए ये थीटा इधर वाली साइड में बन रहा है, यहां पे देखिए ये थीटा इधर वाली साइड में बन रहा है, ठीक है, इधर वाली साइड में बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी, है ना। अब देखिए थीटा के अंदर कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक सीधी रेखा में जा रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा, नेगेटिव और कांस्टेंट। समझ में आ गया। अब यहां से हमें एक चीज का पता लग जाता है, जब भी ग्राफ किस किस के बीच में हो, जब भी ग्राफ क्या हो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, अगर कोई भी ग्राफ ऐसे करके कोई सीधी लाइन है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ऐसे करके कोई लाइन है, ठीक है, ऐसे करके कोई लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है ना। जब इधर जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन, जब इधर जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गया। जब भी क्या है, बैक स्लैश आ रहा है, ये क्या है, एक बैक स्लैश ही तो है, बैक स्लैश की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक नेगेटिव डायरेक्शन है। जब इधर वाली साइड जा रहा है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। समझ में आ गया, बताइए, समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी,
गुरुत्वाकर्षण के अंदर गति, गुरुत्वाकर्षण के अंदर गति। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर गुरुत्वाकर्षण के अंदर गति। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ इसके अंदर नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बस आपको छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। अब देखिए, मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण का मतलब तो आपको पता ही है सबको, ग्रेविटी का मतलब क्या है, हाँ वही न्यूटन याद आ जाता है। न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था, सर के ऊपर जो सेब गिरा था। ठीक है, न्यूटन क्या कर रहा था, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, तो जब सेब के पेड़ के नीचे बैठा था तो उसके सर पे क्या है, सेब गिरा था आके। ठीक है, तो जब सेब गिरा था तो न्यूटन को जब सेब उसके सर में लगा तो उसको समझ में आया कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है। हालांकि ये नहीं बताया गया है आज तक कभी भी किसी भी क्लास में किसी भी जगह पे कि न्यूटन आखिर उस सेब के पेड़ के नीचे बैठा क्यों था, ताश खेल रहा था, बीड़ी पी रहा था, क्या कर रहा था। ठीक है, आज तक नहीं बताया किसी ने कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा क्यों था, लेकिन हाँ सबने पता है कि न्यूटन के सर पे क्या है, एक सेब गिरा था। ठीक है, सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, तो सेब गिरा था तो उसको पता लगा था कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, तो उसने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ग्रेविटी की खोज की उसने। ठीक है, ग्रेविटी की उस टाइम पे खोज हो गई। अब देखिए एक चीज का पता चलता है हमें यहां से कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, दो ही चीज होती है, या तो क्या है, अपने आप ही कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, या फिर हम किसी चीज को ऊपर की तरफ उछालते हैं, है ना। क्या तो हम ऊपर की तरफ किसी चीज को उछालते हैं, या फिर ऊपर से कोई भी चीज नीचे की तरफ गिरती है। ठीक है, या तो ऊपर से कोई भी चीज नीचे की तरफ गिरती है, या फिर नीचे से कोई भी चीज क्या ऊपर की तरफ जाती है। जब भी ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ गिरेगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, किसके बारे में, ग्रेविटी के बारे में। अब जहां पे भी हमने, ये हमारे पास तीन इक्वेशन थी। ठीक है, हमारे पास ये तीन इक्वेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीन समीकरण है। इन्हीं का यूज करना है हमें। जहां जहां पे ए है, एक्सेलरेशन है, वहां वहां पे क्या आ जाएगा, जहां जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे क्या आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगा, है ना। तो इसके अंदर जो पहली इक्वेशन है, जो पहली इक्वेशन है उसको कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, प्लस और माइनस, ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। ग्रेविटी जब नीचे की तरफ आएगी तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव ग्रेविटी होगी, ये क्या हो गया, नेगेटिव ग्रेविटी होगी। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। जो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे जी आ जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मैंने प्लस और माइनस क्यों लिखा है। प्लस का मतलब क्या है, ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है या ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, और माइनस का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी हमारे पास, v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2gs, ये हो जाएगा। यहां पे ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आ गया। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद ही है, ये तीनों की तीनों अगर आपको याद है तो सिर्फ आपको क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर जो बल लग रहा है उसमें ग्रेविटी प्लस होगी माइनस होगी, प्लस होगी माइनस होगी। प्लस कब होगी, जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी। माइनस कब क्या होगी, जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गई इतनी सी चीज, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज है। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, सही है। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है तो मैंने क्या बताया, अब बात आ गई जी की। जी क्या होता है, जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो
हमारे पास g का मान है वो कांस्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगा 9.8। g क्या रहेगा 9.8। ठीक है, समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, ये तो हम कर ही चुके हैं पिछली क्लास में क्वेश्चन। हमारे पास ग्राफ ऑफ मोशन ये कर चुके हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारे पास इस तरह से एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या आया, एसएससी सीएसएल में आया है। ठीक है ना, एसएससी का ये क्वेश्चन है, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, पढ़िए कि इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। यदि एक गेंद को क्या है ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो बताइए निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होगा। निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होगा, बताइए निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होगा। अभी अभी पढ़ा है जस्ट हमने क्या पढ़ा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मैंने क्या कहा है, जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, ठीक है, तब जो ग्रेविटी क्या है पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, कब होगी। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में पूछा गया है कि बताइए निम्न में से क्या चेंज नहीं होगा। देखिए ऑप्शन दे रखा है, ए एक्सेलरेशन 2, बी दे रखा है स्पीड, 3 दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी और 4 दे रखा है डिस्टेंस। इनमें से क्या चेंज नहीं होगा, इनमें से क्या चेंज नहीं होगा, वो होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण, ठीक है, वो क्यों होगा इसका आंसर। मैंने क्या कहा है, जब भी किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है या ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, उसके अंदर जहां जहां पे क्या है एक्सेलरेशन है वहां पे क्या आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगा। तो ये देखिए इसके अंदर पूरे के अंदर क्या है, कहीं पे एक्सेलरेशन है नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का इससे कोई लेना देना है ही नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज होगा ही नहीं, सिर्फ क्या चेंज होगा, ग्रेविटी या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, यही है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, एक्सेलरेशन। मैंने तभी बोला था कि जहां जहां पे एक्सेलरेशन है हमारे पास गति के समीकरण के अंदर, वहां वहां पे क्या आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगा, जी आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 9.8, है ना। अभी देखिए अब बात करते हैं कि जब मैं किसी गेंद को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता हूं, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता हूं या ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता हूं, क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ उसकी गति होगी, वो धीरे 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 एक जगह पे क्या आएगा, एक ऐसी जगह आएगी जहां पे वो रुक जाएगी, उसके बाद वापस नीचे आने स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या, उसकी स्पीड तो चेंज हो रही है। नीचे से मैंने ऐसे जोर लगा के फेंका किसी चीज को, ऊपर की तरफ गई वो, ठीक है, नीचे से जब मैं हाथ से छोड़ूंगा तो बहुत तेजी से जाएगी, धीरे 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 क्या जैसे जैसे ऊपर जाती रहेगी वो क्या होगा, उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती रहेगी और उसकी स्पीड क्या है धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो स्पीड है वो चेंज होगी, बिल्कुल होगी। दूसरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, अभी हाइट क्या है उसकी, कम है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बढ़ती जाती है ना। जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, उसको डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी वस्तु के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, उसकी जो खुद की एनर्जी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना। कि हाँ अगर ये स्टूडेंट है तो इसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, ठीक है, पर ये करना नहीं चाहता है ना, ऐसे ही बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी चीज के अंदर की, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की जो उसकी खुद की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके अंदर की जो ऊर्जा होती है कि हाँ इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है ना। वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बढ़ती जाएगी। जैसे ही बहुत हाइट पे पहुंचेगी वो, फिर ऊपर से क्या होगी, वो गिरना स्टार्ट होगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक टाइम पे क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी उसकी, जैसे ही ऊंचाई पे पहुंचेगी जितनी ज्यादा हाइट पे। फिर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही वहां पे पहुंचेगी, वहां से जब नीचे वापस गिरना स्टार्ट करेगी गेंद,
तो क्या है, बहुत स्पीड के साथ, बहुत प्रेशर के साथ आएगी ऊपर से। इसका पोटेंशियल एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, बहुत तेजी से गिरना स्टार्ट हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी, चेंज होगी। तीसरी क्या है, डिस्टेंस, बिल्कुल चेंज होगा। जब मैं ऐसे करके फेंकूंगा तो जब यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है और जो ऊपर जाके डिस्टेंस आएगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ना, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस भी चेंज होगा। बस क्या चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अभी है, इसमें बोला गया एक तोप का गोला दागा गया, उस गोले की गति खालिस्तान का एक उदाहरण है। खालिस्तान का एक उदाहरण है। अब देखिए क्या है, अभी इसमें क्या कहा है, इसने कहा है कि मान लीजिए यहां पे क्या है, एक तोप का गोला यहां से दागा गया, तोप का गोला ऐसे जाएगा और आके कहा है, कहीं ना कहीं गिर जाएगा। ऐसे ही तो होता है, यहां से गया तोप का गोला, यहां से मैंने तोप का गोला छोड़ा। ठीक है, आपने मूवी में देखा होगा, तोप का गोला छोड़ा, यहाँ पे किसी की सेना ही खड़ी है ना, यहाँ पे बहुत सारी सेना है, ये किला है, किसी ने क्या है, राजा महाराजा ने ऑर्डर दिया कि इस किले की छत के ऊपर से, दीवारों से क्या है, तोप का गोला क्या है, छोड़ दिया जाए सेना के ऊपर। ठीक है, बाहुबली में देखा होगा, यहां से क्या करेंगे, तोप का गोला छोड़ेंगे, ऐसे तोप का गोला ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर क्या है, नीचे सेना के ऊपर आके गिर जाएगा। ऐसा ही होता है ना, ठीक है, ऐसे ही गिरता है। तो इसने पूछा है कि ये बताइए, जो ये तोप का गोला दागा गया है, ठीक है, इसका गति जो है वो किस तरह की होगी, जो ये मोशन है वो किस तरह का मोशन होगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तोप का गोला दागना, ठीक है, कहीं से पत्थर फेंकना, या फिर मैं गेंद फेंकता हूं जोर लगा के, या भाला फेंका जाता है, ठीक है, या फिर गोला फेंका जाता है ना। ये सब चीज जो भी हम कुछ चीज थ्रो करते हैं वो किस तरह से गति करती है, इस तरह से गति करती है, और जो इस तरह की गति होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप्य गति, है ना। तो क्या आ जाएगा इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए यहां पे भी दे रखा है कि बताइए इनमें से किस चीज का एग्जांपल है। सबसे पहला क्या दे रखा है, इसने बोला है कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब खुद सोच के देखिए, जब गोला है, जब गोला हम दागते हैं, क्या वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता है, नहीं ना। यहां से फेंकेंगे, ऊपर से ऐसे घूम के नीचे गिरेगा धरती पे, मतलब एक सीधी रेखा में तो जाएगा नहीं। तीसरा आ जाता है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक का मतलब क्या होता है कि या तो वो ऐसे जा रहा है या ऐसे आ रहा है, नहीं ना, ऐसे जाता है वो आगे की तरफ। ऐसा तो नहीं है ना, ऊपर जाएगा और घूम के ऐसे आ जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। नहीं, वो क्या होता है, जितनी ज्यादा दूर फेंक सकते हैं इस तरह का मोशन होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल मोशन, कि हाँ जैसे हम गेंद को क्या करते हैं, ऐसे करके गेंद को फेंक दिया, वो क्या है, एक धरती के ऊपर से ऐसे लुढ़कती 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 आगे चले जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल मोशन, है ना। हॉरिजेंटल मोशन ऐसे सिर्फ हॉरिजेंटल से होती हुई, क्षैतिज से होती हुई सीधी निकल जाएगी, वो इस तरह का मोशन नहीं है। तो बचा का प्रोजेक्टाइल मोशन, तो क्या आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इसका आंसर होगा। ठीक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है कि बताइए विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है। इन्होंने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, बताइए नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके लिए लागू नहीं होता है, इनमें से बताइए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चीज गलत है। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब हम बताइए जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी। अब मान लीजिए एक सर्कल के अंदर कोई भी भाग रहा है, ठीक है, भाग रहा है ना,
तो यहां पे आके रुक जाता है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके रुक जाता है। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके रुक जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ गया? ओके। उसका क्या होता है कि जो उसकी स्टार्टिंग में जो पोजीशन थी और एंड में पोजीशन थी, एंड में से स्टार्टिंग वाली पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो क्या आ जाती है, उसके बीच का क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, विस्थापन आ जाता है। वो क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, नहीं होगा इसका आंसर। दूसरा क्या है, विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात। मैंने पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पहली क्लास में, हमने पढ़ा था डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यही तो पढ़ा था, है ना? यही पढ़ा था ना? ये क्या हो गई दूरी आपकी, ये क्या हो गया आपका, दूरी हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, किससे, विस्थापन के, या फिर क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है ये। तो इसका क्या है, दो ऑप्शन क्या है, सेकंड, वो भी नहीं आंसर आएगा। तीसरा क्या है, इसकी एसआई इकाई मीटर होती है, बिल्कुल। हमने क्या बोला था, जो यूनिट है इसके मापने की, जो यूनिट है, ठीक है, वो क्या होगी, एसआई, जो इकाई है क्या होगी इसकी, मीटर होगी। क्या होगी, मीटर होगी। मीटर होगी, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन में नहीं आएगा। लास्ट का ऑप्शन क्या है, यह हमेशा धनात्मक होगा। इसने बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पॉजिटिव तो हो सकता है, लेकिन वो जीरो भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है ना, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जो विस्थापन है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी में क्या लिखा है कि वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। देखिए क्या है, इस तरह का सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आया? इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, बताइए कितनी बड़ी बात है इसको करने में। जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो पढ़ते रहिए, ठीक है, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा साइंस से। ठीक है, रेलवे का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिर्फ आप ध्यान से थोड़ा पढ़ते रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो चीजें लिखवा रहा हूं, उसको हर एक चीज इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, है ना, उसको करते रहिएगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा बाहर से। क्वेश्चन देखिए कि आपके सामने ही है कि हाँ, जो मैंने करवाया है वही क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के ध्यान से बैठना होगा। इतनी बड़ी बड़ी तो वीडियोस भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट करोगे, हो जाएगा, है ना। अब पूछा है इन्होंने, दूरी का सूत्र क्या है, दूरी के बारे में पूछा है। दूरी का सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र क्या है।
दूरी का सूत्र क्या है? दूरी को किस तरह से लिखते हैं हम? कैसे लिखते हैं हम? स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे लिखते हैं ना? ऐसे लिखते हैं, है ना? ऐसे लिखते हैं ना? इसको क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस मतलब दूरी बटे समय किसके बराबर होता है? चाल के। ऐसे ही होता है। ठीक है, चाल, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? गति। चाल या गति। तो दूरी क्या आ जाएगा? दूरी को यहीं रहने दो, समय इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गति गुणा में समय। ठीक है, या फिर स्पीड इनटू टाइम। ये क्या आ जाएगी? आपका डिस्टेंस। ठीक है, क्या आ जाएगी? डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, पहला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ, क्या छोटा सा क्वेश्चन था, सीएसएल में आया हुआ है ये क्वेश्चन। कोई इस तरह के क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके कर दोगे, है ना? कर दोगे या नहीं कर दोगे? अब मुझे पता है शेरों, कर दोगे तुम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें करना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर खालिस्तान कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? बताइए। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बताइए, कोई बड़ी बात थी इसके अंदर? ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, या वेग में परिवर्तन की दर को प्रति इकाई समय के साथ क्या कहा जाएगा? उसको एक्सेलरेशन, त्वरण कहा जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलो देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब कुल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कुल समय, है ना? कुल विस्थापन बटे कुल समय, वो क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? दूरी बटे समय। गति क्या होती है? दूरी बटे समय है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगी? कुल दूरी बटे कुल समय। एक्सेलरेशन क्या होगी? गति में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गति का सही समीकरण नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा गति का सही समीकरण नहीं है? नहीं, नहीं है नहीं। बताइए, निम्न में से कौन सा गति का सही समीकरण है? कौन सा सही समीकरण है वो बताना है। अब देखिए, u इज इक्वल टू वी प्लस ए टी, u इज इक्वल टू वी प्लस ए टी, ये तो कोई होता ही नहीं है। u इज इक्वल टू वी प्लस ए टी, ये तो होता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब देखिए दूसरा, 2s प्लस 2ut प्लस ऊपर क्या है? 2s इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, 2s इज इक्वल टू वी टी माइनस यू टी। ठीक है,
या फिर 2s/t, जो पहले वाला है ये भी नहीं होता है कुछ। तीसरे वाला देखिए, तीसरे वाले ने क्या बोल रखा है, 2s इज इक्वल टू 2ut प्लस at²। अब मान लीजिए इनको क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं दोनों तरफ, 2 से भाग करेंगे, इसके साथ ये कट जाएगा, इसके साथ ये, यहां पे क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। होता है, बिल्कुल होता है। कौन सा है गति का दूसरा समीकरण, कौन सा आ जाएगा, ऑपरेशन ऑप्शनल, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, s इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू 2ut प्लस हाफ at²। 2 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। गति का दूसरा समीकरण, मोशन ऑफ इक्वेशन, सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। एक्सेलरेशन पूछ रखा है। अभी देखिए क्या हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, गति में परिवर्तन की दर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इकाई समय में गति, इकाई समय में गति वेग में परिवर्तन की दर को, इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए इसने क्या दे रखा है, एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बढ़कर कितने में पहुंच जाती है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। v कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, t क्या दे रखा है, 5 सेकंड। ठीक है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, त्वरण। निकाल दोगे सब के सब, निकाल दोगे ना सब के सब। क्या करना है, वेग में परिवर्तन की दर को, मतलब परिवर्तन क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 बटे, इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, पहले कितना था 5, फिर कितना हो गया 10, तो दोनों में परिवर्तन की दर कितने समय में, इकाई समय में, इकाई समय क्या दे रखा है 5। तो क्या जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 बटे 5, 5 के साथ 5 कट गया, कितना आ गया 1। ये 1 क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या है, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान है, और आरआरबी एएलपी में दे रखा है ये तो बिल्कुल। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में, आरआरबी में, कितना आसान क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर कुछ, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। जो भी करेगा, सारे के सारे जो लेक्चर देख लेगा उसके इजीली सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं उसको। अब नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, एक कार का वेग ओवरलाइन 10 सेकंड से क्या 18 किलोमीटर प्रति आवर से 72 किलोमीटर प्रति तक बढ़ जाता है, कार के त्वरण की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन यही दे रखा है, सेम ऐसे ही पूछ रखा है। सेम यही दे रखा है, जो दे रखा है पहले वो देख लीजिए, क्या दे रखा है इसके अंदर, पहले वो देख लीजिए।
इनिशियल वेलोसिटी जो आरंभिक वेग कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, ठीक है। दूसरा कितना दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, है ना। क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है, क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, बस। ये क्या होता है 72। पहले एक काम कीजिए, सेकंड में दे रखा है तो इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए। कितने से गुना करना पड़ेगा, कितने से करना पड़ेगा 5/18 से, इसको कर दीजिए 5/18 से इधर गुणा, और ये 5/18 से इधर गुणा। 18 से 18 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। कितना दे रखा है किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है, इसको चेंज करके मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मीटर पर सेकेंड ही दे रखा है। चार पंजा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये 10 सेकेंड दे रखा है। अब देखिए क्या है v कितना है 20, u कितना है 5 बटे में 10, कितना आ जाएगा 15/10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कौन सा आ जाएगा ऑप्शन सी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में भी कुछ है ना। समझ में आया। देखिए आप जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं एक एक करके, ठीक है, धीरे धीरे आप क्या है इन्हीं से अपना क्या है हर रोज डेली 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 थोड़ा थोड़ा करके अगर ये आप करोगे, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ लोगे, तो रेलवे के लिए आपके चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एएलपी का पेपर हो, ठीक है, चाहे वो ग्रुप सी का पेपर हो या टेक्नीशियन का पेपर हो, किसी भी चीज का पेपर क्यों ना हो, ठीक है, वो रेलवे के लिए तो बहुत ही बढ़िया तैयारी हो रही है इस टाइम पे आपकी, है ना। तो आप क्या है एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, धीरे 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 क्या है हम आपको जीरो से हीरो तक बना देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको साथ देना होगा। आपको क्या है एक एक लेक्चर देखना होगा, धीरे 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 क्या है सीडी से सीडी, सीडी से सीडी, एक दिन क्या है आप पूरी की पूरी फिजिक्स आपके उंगलियों पे याद होगी, ठीक है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं जो मटेरियल आपको अभी इस टाइम पे बढ़ा रहा हूं वो क्या है ऐसा नहीं है कि एक ही चीज के लिए बना हुआ है, वो सबका निचोड़ बना दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, ग्रुप सी का हो, ठीक है, या फिर वो एसएससी का हो, ठीक है, वो सीजीएल का हो, किसी भी टाइप का एग्जाम क्यों ना हो, वो सारा का सबके सब एग्जाम में यही आता है घुमा फिरा के, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़िए, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते रहिए, ठीक है। धीरे धीरे क्या है जीरो से हीरो तक पहुंच जाओगे। समझ में आ गया, ठीक है। अभी क्या है कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा जो अभी तक हमने जितना भी किया है वो हमने किया है एक विमीय गति, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन। अभी तक जितना भी किया है हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे दो विमीय गति या फिर टू डायमेंशनल मोशन, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। अब टू डायमेंशनल मोशन के अंदर क्या है, आगे क्या है उसके अंदर फोर्स भी आएगा, वर्क भी आएगा, है ना। वो सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए सबके सब, ठीक है, धन्यवाद।